नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के बारे में। इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लॉ क्या है, तो अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ और रियल लॉ, या फिर सिर्फ एक मॉरल या नैतिक नियम के बेस पे चल रहा है। तो बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में लॉ इज रियली अ लॉ। और ये एक बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है बहुत समय से कि इंटरनेशनल लॉ को हम लॉ माने कि ना माने। तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर। एक पहले तो हम ये समझ लें कि इंटरनेशनल लॉ के नियम जो एक देश और दूसरे देश के बीच के रिश्तों को नियंत्रित करता है, वह इंटरनेशनल लॉ के नियमों के अंतर्गत आता है। जैसे कि व्यापार हो गया, समुद्र हो गया, समुद्र की सीमाएं, युद्ध हो गया, युद्ध की नीतियां हो गई, मानव अधिकार हो गए, पर्यावरण से जुड़ी जुड़ी संधियां हो गई। अब असल में सवाल ये उठता है कि इनको तो कुछ देश मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते हैं, या नई चीजें आ रही हैं जैसे साइबर फ्रॉड आ गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि ये तो लॉ की तरह काम ही नहीं करते। कुछ देश अब आतंकवाद लेके बढ़ाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, आतंकवाद नहीं है, वो तो हमारे यहाँ हो रहा है। तो इस तरह की चीजों में अवरोध आता है कि इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। क्या है, उस पे सवाल उठाया जाता है। तो वास्तव में जो इंटरनेशनल लॉ के पीछे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पीछे कोई सरकार नहीं है। यानी जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हर संविधान जो बना होता है उसके अंदर लोग अपने राइट्स यूज करते हैं, वोट देते हैं और एक अपना सांसद चुनते हैं। मान लिया इस इंटरनेशनल लॉ में आपने एक नेशन को, एक राज्य को ही एक अपना प्रतिनिधि चुन लिया, तो ओवरऑल वर्ल्ड में 192 93 जितने भी देश हैं वो सब एक एक कंट्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो क्या वो लोग, उनके पास कोई पुलिस है, सरकार है? जबकि ऐसा कुछ है नहीं, कोई सरकार तो नहीं बनी बनी होती कि सरकार कोई प्रस्ताव पारित करेगी और उसके बाद सैंक्शंस लगेंगे। तो इस तरह का कुछ नहीं, या फिर राज्यसभा लोकसभा ऐसा कुछ वहां पर नहीं है। तो उसके आधार पे कहा गया कि ये जो है आपका जो जो इंटरनेशनल लॉ है, वहां पे कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, कोई जुडिशरी नहीं है जो उनके कार्यवाही या उनके ऊपर एक्शन ले सके। तो तो ये बहस बहुत आगे तक जाएगी, मगर अभी हम इस पे कुछ खास चीजों पे बात करेंगे कि डिफरेंट जो जूरिस्ट हैं उन लोगों का क्या कहना है। तो कुछ जैसे हम तीन जूरिस्ट की खासकर बात करेंगे जो लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे आस्टिन की, जो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ असल में एक कानून नहीं है, ये सिर्फ एक पॉजिटिव मोरालिटी है, यानी नैतिक नियम है। और लोग अपने इच्छा से इसमें जुड़े हैं कि अपने देश की और संधियों की वजह से, या अपने जो युद्ध हुआ उसके बाद लोग जुड़ गए, इसलिए ऐसा है। तो उनके अनुसार जो उनकी स्टेटमेंट है कि जो 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 सॉवरेन कंट्री होती है, एक सर्वोच्च शक्ति होती है, उसका आदेश नहीं है यहाँ पे, कोई इसके पीछे सैंक्शंस नहीं है, सजाएं नहीं है, इसलिए इसको हम अंतरराष्ट्रीय लॉ ना मान करके पॉजिटिव मोरालिटी मानेंगे। इसी तरह से टी हॉलैंड भी कहते हैं कि जो उनके हिसाब से जो इंटरनेशनल लॉ इज ए वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। तो उनका ये कहना है कि कानून जैसा उनके हिसाब से दिखता है, लेकिन असली में वो कानून की तरह नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। और ऐसे ही जेरमी बेंथम, जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ शब्द का बहुत पहले प्रयोग किया, उनका उनका कहना यह है कि केवल नैतिक सिद्धांतों पर ये सभा, कहें तो जो अंतर्राष्ट्रीय सभा जो होती है, वो आधारित है, इसके इसमें कोई बाध्य नहीं करता किसी को। तो ये तीन जो जूरिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है। अब बात करते हैं कौन ऐसा कहते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ एक्चुअल में लॉ है। तो उसमें बात करते हैं ओपेनहाइम की, जिन्होंने बताया है कि सभ्य राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों और नियंत्रण करने वाले नियम का संग्रह है इंटरनेशनल लॉ। और उनके हिसाब से ट्रीटीज और कस्टम उन्हें बाध्य करते हैं, और कानून उनके स्टेट के बीच में बनते हैं, एक अलग से कानून बन के नहीं आता है, क्योंकि इसमें अलग अलग नेशंस जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, तो उनकी कल्चर और उनके कस्टम्स को देख करके बने हैं कानून।
इसी तरह से आपके जे जी स्ट्रेक का कहना है कि लॉ डज नॉट रिक्वायर अ सॉवरेन, ओनली रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट। इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ बिकॉज स्टेट रिकॉग्नाइज एंड फॉलोज इट। तो उनका बहुत बहुत साधारण मत है कि जब जब जो देश हैं उनके लिए कोई सॉवरेन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत जगह देखा गया है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटीज देख लिए, बिजनेस के लिए जो यूनिट्स बने हुए हैं जैसे गूगल है, अमेजन है, तो ये एक एंटिटी है और वो आकर के बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए वो भी कानून को मानते हैं उतना ही हर देश में जा करके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्टेट होना या उनके ऊपर उनको रिकॉग्नाइज करना ही जरूरी है। तो इसलिए इस आधार पर आप इसको देख सकते हैं। और दूसरा है सर हेनरी मैन क्या कहते हैं। सर हेनरी मैन का कहना है कि जो कानून के लिए सर सॉवरन सॉरी हेनरी मैन का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व हिस्टोरिकली बेस्ड ऑन कस्टम यूसेज एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो उनके हिसाब से जो इतिहास है, जो जो नियम है, वो सब इतिहास और सभ्यता के विकास के परिणाम है। जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, वैसे वैसे देशों के बीच में नए नियम और परंपराएं और नए कानून बनते गए और लोग और वो देश उसको फॉलो करता गया, उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं रही। ऐसे ही मिस्टर ब्राउन का भी कहना है कि जो जो केवल आप कहें कि सॉवरन होना जरूरी है, ये तो उसके लिए वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कानून केवल शक्ति पर नहीं बल्कि नैतिकता और आपसी हितों पर आधारित होता है। तो उनका ऐसा मानना है कि देश इसलिए इसको मानते हैं कि ये उनके हितों की रक्षा करता है और उन पे बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं रखता। इसके लिए पुलिस की आपको जरूरत नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे ऑस्टिन कहते हैं कि मॉरल रूल्स हैं इसलिए जूरिस इसे कह रहे हैं, मगर आज के परिप्रेक्ष्य में ये काफी बढ़ चुका है। अगर आप उल्लंघन करते हैं कोई नीतियों को, या जैसे डब्ल्यूटीओ में कुछ ट्रेड डिस्प्यूट आ जाते हैं तो आप उल्लंघन करते हैं, आपके सैंक्शंस लगते हैं। जैसा ऑस्टिन कह रहे थे कि सैंक्शंस नहीं लगते हैं, अब लगते हैं। ऐसे ही पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी है, उसमें अगर आप प्रदूषण फैलाते हैं उस देश में तो आपको फिर रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो सब में दिक्कतें आती हैं। ऐसे ही जिनेवा कन्वेंशन है, तो आप अगर कोई भी ऐसी ट्रीटी या उसको नहीं फॉलो करते हैं तो आपको सैंक्शंस लगेंगे। और हाल फिलहाल में आपने रशिया और इंडिया का भी देखा, जहां पर अमेरिका ने स्पेशली इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए कि हम अगर रशिया को तेल वहां से खरीद रहा है इंडिया, तो हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे और इनडायरेक्टली पुश करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इंटरनेशनल लॉ में लॉ को कैसे लागू किया जा रहा है। भले ही यूनाइटेड नेशन ने नहीं लागू किया, मगर एक देश ने अपनी तरफ से प्रेशर दिया, क्योंकि वो जो परमानेंट फाइव है उसका मेंबर है। तो तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष ये है कि इंटरनेशनल लॉ एक अलग प्रकार का लॉ है जो जबरदस्ती नहीं बल्कि सहमति और विश्वास पे चलता है। यह ये कहें तो देशों को एक दूसरे से बांधता है मगर बाध्यता नहीं है। ठीक है, मजबूर नहीं करता है। इसमें मेन है कि आपका न्याय और शांति का मार्ग दिखाता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ, इट इज नॉट ए लॉ ऑफ फोर्स, इट इज अ फोर्स ऑफ लॉ एमंग नेशंस। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार।